स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने होम रूल लीग आंदोलन और आपके जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। उन टॉपिक्स को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है, वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आज की इस क्लास से हम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है गांधी युग, यानी कि और इसमें पहला टॉपिक है आपका गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन। तो देखिए, इस टॉपिक में हम गांधी जी के जो स्टार्टिंग के 3 आंदोलन थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। ये आपका थोड़ा 2-3 क्लासेस में कवर होगा। काफ़ी बड़ा एक पोर्शन है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, गांधी जी भारत में आते हैं जनवरी 1915 में। वहाँ से आपका गांधी जी का युग जो है प्रारंभ हो जाता है और फिर उनके धीरे शुरुआती आंदोलन होते हैं और धीरे धीरे किस तरह से वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी यानी गांधी जी के पिता। ऑप्शन दिए गए हैं: ए पोरबंदर के, बी राजकोट के, सी वांकानेर के, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राज्यों के। तो देखिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। या फिर और किसी राज्य के, तो यहाँ पर आपका उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राज्यों के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। जो करमचंद गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी के पिता, वे पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट तीनों ही जगह के दीवान थे। तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो करमचंद गांधी देखिए पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था कबा गांधी। तो यह भी आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये आपको याद रखना है, गांधी जी के पिता कहाँ कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर के दीवान थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन है आपके पास: ए श्यामलदास कॉलेज भावनगर, बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, ऑप्शन डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्यामलदास कॉलेज भावनगर में गांधी जी की शिक्षा हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे, हम सभी जानते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ? राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट्स कॉलेज में अपना नामांकन करवाया और उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी? लंदन से। तो देखिए, इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की। तो ये आपको उनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, इतनी नहीं पूछी जाती हैं लेकिन फिर भी याद रखनी है। इन केस यदि कहीं कथन या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है और वहाँ पर दे दिया, ऐसी चीज़ कंफ्यूज करने को दे दी जाती है, तो वहाँ आपको ये चीज़ें काम आएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? तो देखिए, यहाँ पर क्या बताना है, दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी रह रहे थे तो उन्होंने कौन सा अखबार निकाला था? ऑप्शन है आपके पास: ए नवजीवन, बी इंडिया गैजेट, ऑप्शन सी दिया गया है अफ्रीकनर, या फिर ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो देखिए, ये हम पहले भी कर चुके हैं, समाचार पत्र वाला जो आपका चैप्टर था उसमें। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ पर भी अपना आंदोलन चला रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक अखबार निकालना प्रारंभ किया और उस अखबार का नाम था द इंडियन ओपिनियन, जिसमें वो ब्रिटिश लोगों को, जो भारत के लोग थे, उनकी क्या सोच है, वे क्या चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में अवगत कराते थे और इसके लिए वे अपना द इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते थे। अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं इसकी। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह किस किस भाषा में? गुजराती,
क्योंकि गुजराती बहुत रहते थे, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। वर्ष 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स फॉर्म की स्थापना भी गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है, गांधी जी ने कौन सा अखबार निकाला था दक्षिण अफ्रीका में? इंडियन ओपिनियन। और वहाँ पर डरबन में फीनिक्स फॉर्म की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन है ए द इंडियन ओपिनियन, बी नेशनल हेराल्ड, सी लीडर या फिर ऑप्शन डी द पायनियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए द इंडियन ओपिनियन। अभी हमने इसके ऊपर चर्चा भी की थी। अगला प्रश्न है, फीनिक्स फॉर्म कहाँ है? ऑप्शन है ए सूरतगढ़, बी एसेक्स इंग्लैंड, सी डरबन दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी कंपाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डरबन दक्षिण अफ्रीका में है फीनिक्स फॉर्म, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, एम के गांधी समर्थक थे? ऑप्शन है ए मार्क्सवादी समाजवाद के, बी श्रेणी समाजवाद के, सी आदर्शवाद के या फिर ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। और इस दार्शनिक अराजकतावाद को आप क्या कहते हैं? तो फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद जो था उस पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी यानी फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहे जाने से भी गुरेज नहीं किया। तो वे क्या थे? दार्शनिक अराजकतावादी थे। ये आपको याद रखना है। किसका समर्थक करते थे गांधी जी? दार्शनिक अराजकतावाद को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ऑप्शन है ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, बी सत्य तथा अहिंसा, सी खादी तथा चरखा या फिर ऑप्शन डी सही लक्ष्य तथा सही उपाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सत्य एवं अहिंसा। गांधी जी को सबसे ज़्यादा प्रिय दो ही चीज़ थी, सत्य और अहिंसा। इनके ऊपर उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी सिचुएशन में, और शायद इसीलिए वे भगत सिंह की फांसी को भी नहीं बचा पाए थे। हमने आपको बताया था जब वो इरविन से मिलने जाते हैं, गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसमें वो शर्त रखते हैं गांधी जी कि आप जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप छोड़ेंगे, सरकार छोड़ेगी, और आप भगत सिंह की फांसी की सज़ा को माफ़ करेंगे, उन्हें कोई और सज़ा दे देंगे। लेकिन वहाँ पर उनसे इरविन कहता है कि गांधी जी, बात यह है कि भगत सिंह को हम बम फेंकने के आरोप में सज़ा नहीं दे रहे हैं, भगत सिंह को हम उन्होंने जो सॉन्डर्स की हत्या की थी उसके आरोप में सज़ा दे रहे हैं। और क्या आप हिंसा का समर्थन करना चाहते हैं उनकी पैरवी कर कर? तो इस पर गांधी जी चुप रह गए, वो कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि यदि वहाँ पर वे इससे समझौता कर लेते तो हो सकता है कि पूरा देश इस चीज़ के खिलाफ खड़ा हो जाता है कि कल तक आप कहते थे कि आप हिंसा का समर्थन नहीं करते, आज आप कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी इस आइडियोलॉजी से कभी भी समझौता नहीं किया गांधी जी ने, सत्य और अहिंसा से। तो आपको याद रखना है गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? अब देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन है ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन सी देखते हैं ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, या फिर ऑप्शन डी आत्मविलीनीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अहिंसा का सही अर्थ गांधी जी के लिए था सत्य की प्राप्ति का रास्ता करना। ये गांधी जी का क्या था? तो अहिंसा का अर्थ था। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का सही अर्थ क्या था, और वहाँ पर आपको याद रखना है कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या था? अर्थ था। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं यदि इस पर,
तो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। किसका? सत्य का। सत्य प्राप्ति जो है वो कैसे होगी? वो होगी अहिंसा से। ऐसा कौन मानते थे? ऐसा मानना था महात्मा गांधी का। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं। ए, बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी। बी, बिना समाजवाद के समाजवादी। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर दिया गया है, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी। या फिर ऑप्शन डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। अब देखिए यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं। ये जब हम सब्जेक्ट की क्लास लेंगे वहाँ पर इन एनालिटिकल चीज़ों को पढ़ेंगे कि ऐसा उन्हें माना जाता है तो क्यों माना जाता है, ये सब चीज़ें हम सब्जेक्टिव जो क्लास होगी उसमें करेंगे। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को। ये आपको याद रखना है। गांधी जी जो थे उनका कहना भी था कि मैं तो समाजवाद हूँ और एक सच्चा समाजवादी हूँ, और मेरी नज़र में समाजवाद का अर्थ होता है सर्वोदय, यानी कि सभी का उत्थान करना। ये मेरा क्या है? मेरी समाजवाद की परिभाषा है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इस पर तो आप ध्यान से इसे समझिएगा। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे और व्यक्तिवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। तो गांधी जी व्यक्तिवादी और समाजवादी क्यों थे? क्योंकि वे व्यक्ति के हित का ध्यान रखते थे और उसके साथ साथ में समाज के हित का भी ध्यान रखा करते थे कि इस कार्य से इस व्यक्ति का तो हित हो ही रहा है, लेकिन क्या इससे समाज का कोई हित हो रहा है या नहीं हो रहा है। और गांधी जी का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी था। वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी आप कोई नीति बनाएं तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो भी आपने आज तक अपने जीवन में सबसे गरीब व्यक्ति देखा है, क्या इस नीति से या जो भी कार्य मैं करने जा रहा हूँ, क्या इससे उसका कुछ भला होगा? और यदि आपको जवाब मिले कि हाँ इससे उसका भला होगा तो आप वह कार्य अवश्य कीजिए। तो ये गांधी जी का मानना था। आगे देखते हैं। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, क्या कहा था गांधी जी ने? मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। तो देखिए ये स्टेटमेंट अभी हमने आपको बताया था, गांधी जी ने लुई फिशर से यह कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है? सर्वोदय, यानी कि सभी का उत्थान। आगे देखते हैं। तो देखिए गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। कैसे? क्योंकि गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जाता है। कारण क्या थे इसके? तो देखिए पहला कारण यह था कि गांधी जी जो हैं व्यक्ति के साथ साथ समाज के हित का भी सोचते थे, तो इसलिए वो व्यक्तिवादी और समाजवादी हो गए। फिर उनका खुद का कहना था कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है? तो उन्होंने बताया उनके समाजवाद का अर्थ था सर्वोदय। आपसे ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी के समाजवाद का अर्थ क्या था? सर्वोदय। फिर देखिए उन्होंने क्या कहा कि मैं मार्क्सवाद में भी भरोसा रखता हूँ और मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। तो इसलिए गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो देखिए ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन देखते हैं। ए बहिष्कार, बी धरना, सी उपवास और डी हड़ताल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हड़ताल। गांधी जी का जो सत्याग्रह है
उसमें सबसे अंतिम स्थान दिया उन्होंने हड़ताल को, कि सबसे पहले आप धरना दें, उपवास करें, बहिष्कार करें, और अंतिम उपाय आपके पास बचता है कि आप हड़ताल कर दें। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार पूछ ली जाती हैं और एकदम से आपको लगता है कि ये तो क्या ही पूछ लिया, तो ये चीज़ें हम यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। बी, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सी, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन आपको दिया गया है, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपको कथन दिए गए हैं, पहला है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो यही आपका गलत है। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह की परिभाषा दी थी उसमें यह नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सत्याग्रह के बारे में गांधी जी का क्या कहना था यदि हम बात करें, तो देखिए गांधी जी का सत्याग्रह के बारे में कहना है कि जो भी सत्याग्रही हैं उनका सबसे बड़ा हथियार है अहिंसा, कि वो किसी भी सिचुएशन में हिंसा ना करें, और दूसरा जब वे ऐसा करेंगे, सच्चे होंगे, तो उनके मन में एक दृढ़ विश्वास होगा, उनके मन में एक दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। और सत्याग्रही जो हैं उन्हें कभी भी उनके जो शत्रु हैं या फिर उनके जो विरोधी हैं उनके प्रति कभी भी कोई गलत भाव, बदले की भावना या द्वेष भाव नहीं रखना है। इसीलिए यदि आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद भी जब अंग्रेज़ों ने इतना सब किया, इतने जुल्म ढाए, उसके बाद भी आज भी भारत कभी उनके प्रति दुश्मनी जैसा व्यवहार नहीं रखता है। तो ये गांधी जी के ही सिद्धांत पर देश चला है और उससे ही काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। अब गांधी जी का अपने शत्रुओं के बारे में क्या कहना था, तो देखिए गांधी जी अपने विरोधी या शत्रुओं के बारे में कहते थे कि हमें सत्याग्रह कर कर क्या करना है, उनका हृदय परिवर्तन करना है, उनके हृदय को हमें बदलना है। कैसे, तो इस चीज़ को समझते हैं। उनका कहना था कि यदि सत्याग्रही कहीं आराम से बैठे हैं और अपना अनशन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, तो उन्हें हिंसा नहीं करनी। उन्हें सामने वाला यदि उन पर प्रहार करता है, हिंसा करता है, तो भी उन्हें जवाब में हिंसा नहीं करनी, बस उसे सहना है। जब आप सहते जाएंगे, उस सामने वाला जो व्यक्ति है, आपका विरोधी है, वो अपने एक अंतिम लेवल पर भी पहुंच जाएगा और उसके बाद उसके हृदय में परिवर्तन होगा कि मैंने सब कुछ कर लिया और मैंने क्या कुछ नहीं किया, इनके साथ इतना गलत कर लिया, फिर भी इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। और इस प्रकार से आपका जो विरोधी है, शत्रु है, उसका क्या हो जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो गांधी जी का कहना था कि हमें कभी भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं रखना है, शत्रुओं जैसा व्यवहार नहीं करना है, ना हमें किसी को पराजित करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो देखिए गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। अभी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये तो क्या ही बातें हैं या इनमें क्या है, लेकिन ये बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। ऑप्शन है ए, गरीबी का स्थायित्व, बी, गौवध, सी, मानव हत्या, या फिर ऑप्शन डी, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, और यदि आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आपको गांधी जी को पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, या कोई भी छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, बिना गांधी जी के आप उसे पास नहीं कर सकते। तो उनके बारे में चीज़ें आपको जितने डीप लेवल पर पता होंगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप माना है किसको, गरीबी को, कि ये गरीबी क्या है, हिंसा की वजह से ही होती है। यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा गया है, गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम
रूप है, यानी पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। यह किसका कथन है? तो यह कथन है गांधी जी का, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ऑप्शन है ए आत्मनियंत्रण, बी नसबंदी, सी निरोध, या ऑप्शन डी लूप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन है ए 20 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष, या ऑप्शन डी 15 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहते हैं। यदि हम बात करें तो देखिए 1893 में गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका और 1915 में वे भारत लौटकर आते हैं, तो कुल 21 वर्ष वे वहाँ पर रहते हैं। अब यदि हम कहानी की बात करें तो देखिए गांधी जी जो हैं, जब वे लंदन से पढ़कर आते हैं वकालत, गुजरात आते हैं वापस भारत, और उनकी वकालत कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही होती है। उसके बाद वे क्या करते हैं, तो कई सारे गुजराती व्यापारी जो हैं वे दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं व्यापार करने के लिए, और कई भारतीय भी रहते हैं जिन्हें अंग्रेज ज़बरदस्ती मजदूरी करने के लिए भेजा करते थे। तो ऐसे ही एक व्यापारी थे दादा भाई अब्दुल्ला। तो दादा भाई अब्दुल्ला जो हैं वे उन्हें अपने साथ लेकर के गए, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पर उनका केस चल रहा था, उसे गांधी जी लड़ते हैं। अब वहाँ पर जब गांधी जी केस लड़ते हैं तो देखिए गांधी जी लंदन से पढ़े हुए एकदम सूटेड बूटेड आदमी के रूप में वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव हो रहा है भारतीयों के साथ दक्षिण अफ्रीका में और अन्य देशों में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो वे इस चीज़ को देखकर काफ़ी दुखी हुए, और उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ वो हम सभी जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार से रेल में से धक्का देकर फेंक दिया गया। और गांधी जी वहाँ पर एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि अब वकालत बहुत हो गई, अब इस चीज़ को ख़त्म करना है, ये जो भेदभाव है, ये जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, इनको समाप्त करना है और लोगों को आज़ादी दिलानी है। इसके लिए गांधी जी बहुत संघर्ष करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पर उनके द्वारा काफ़ी संघर्ष किया जाता है, और संघर्ष इस लेवल पर था कि हर 10-5 दिन में गांधी जी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाया करती थी। इसके बाद फिर गांधी जी जब आने लगे तो लोगों ने उन्हें रोका कि आप इस प्रकार नहीं जा सकते, जो आंदोलन चलाया है उसे पूरा कीजिए, हमें हमारे अधिकार दिलाइए। तो गांधी जी वहाँ पर और 10 साल रुकते हैं। इसके बाद फिर गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 में आखिरकार भारत लौटते हैं, जिस दिन हम NRI दिवस भी मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। तो देखिए ये जो पूरी कहानी है इस पर हम आगे भी बात करेंगे, जब सब्जेक्ट की क्लासें होंगी काफ़ी डिटेल में हम वहाँ पर बात करेंगे। तो लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं अभी भी, जिससे जब हम आगे उन क्वेश्चंस को करें या जब सब्जेक्टिव क्लास करें तो आपको और इंटरेस्ट आए उन चीज़ों में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन है आपके पास ए 1915, बी 1917, सी 1916, या फिर ऑप्शन डी 1918। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1915। कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत पुनः लौटते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन है ए जोहानसबर्ग, बी पीटर मार्टिसबर्ग, सी डरबन, या फिर ऑप्शन डी प्रिटोरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन था जहां से गांधी जी को ट्रेन में से धक्का मारकर फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि वे फर्स्ट एसी या जो फर्स्ट क्लास था उसमें वे चढ़ गए थे, जबकि उन्हें जाना चाहिए था सामान्य जो जनरल डिब्बा था उसमें, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सिर्फ अंग्रेज ही ट्रैवल किया कर सकते थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो गांधी जी को वहाँ से धक्के मार करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, और उसी दिन गांधी जी ये फैसला लेते हैं कि अब वकालत बाद में होगी, पहले अंग्रेज़ों के साथ हिसाब किताब होगा। अब देखिए यहाँ पर, और ये पीटर्सबर्ग कहाँ पर आता है? तो यह आता है आपका प्रिटोरिया जो प्रांत है
वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो वैसे ये कहानी सभी को पता है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो ये आपको घटना याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी महात्मा गांधी के जीवन की। अगला प्रश्न है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन है ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, सी अमृतसर अधिवेशन 1919 या फिर ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1920। यहाँ पर कई लोग लखनऊ अधिवेशन 1916 कर सकते हैं, लेकिन वह आपका गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन जो था 1901 का। वहाँ पर गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए भारत आने के बाद पहले किस अधिवेशन में, जो कि हमने जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें भी बात की थी, भारत आने के बाद किसी पहले अधिवेशन में जाते हैं गांधी जी, तो वो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था 1916 का। लेकिन यदि बात करें ओवरऑल पहला कौन सा अधिवेशन था जो गांधी जी ने अटेंड किया, तो वो था आपका 1901 में जो आयोजित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन वो। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लखनऊ अधिवेशन 1916 भारत वापस लौटने के बाद, और पहली बार ओवरऑल बात की जाए तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट या ऑप्शन डी वर्धा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अहमदाबाद में स्थित है आपका साबरमती आश्रम। बहुत ही शानदार जगह है, देखने लायक। बापू का आश्रम, वहाँ पर गांधी जी का चरखा रखा हुआ है, उनकी चीज़ें संभाल कर रखी गई हैं। बहुत ही एक शांत और बहुत ही शानदार जगह है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो जब गांधी जी लौट कर आते हैं भारत में 1915 में, तो वे अहमदाबाद पहुँचते हैं और वहाँ पर अपने क्या करते हैं, एक आश्रम की स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने उसे वे स्थानांतरित करते हैं और 1917 में उसे साबरमती नदी के किनारे ले जाते हैं, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट बना हुआ है अहमदाबाद में, उसी के किनारे पर स्थित है महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम। देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरण क्षेत्र में क्या बनाया, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपको एक चीज़ यह भी याद रखनी है कि जो साबरमती आश्रम था उसका शुरुआत में नाम क्या था, तो उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। तो उसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी आप जानते हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए स्वाध्याय आश्रम, बी हरिजन आश्रम, सी सत्याग्रह आश्रम या फिर ऑप्शन डी स्वराज आश्रम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रह आश्रम इसे कहा जाता था। शुरुआत में कहाँ था, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम के नाम से था। बाद में इसे साबरमती जो नदी है उसके किनारे पर वो उन्होंने स्थानांतरित किया और इसे sabarmati आश्रम के नाम से लोग जानने लगे। वास्तविक नाम क्या था, सत्याग्रह आश्रम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? ऑप्शन है ए साबरमती आश्रम, बी फिनिक्स आश्रम, सी वर्धा आश्रम या फिर ऑप्शन डी सदाकत आश्रम। इसका देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम कहाँ है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इसे स्थापित किया था जब वे अफ्रीका में थे। और कब, 1904 में।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स आश्रम 1905। कहाँ? डरबन, साउथ अफ्रीका। आप देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित क्या था? प्रथम आश्रम था। तो आपको यह पॉइंट भी याद रखना है कि गांधी जी का पहला आश्रम कौन सा था? तो वो था आपका फिनिक्स आश्रम, जो कि डरबन, साउथ अफ्रीका में है। और 1915 में गांधी जी यहाँ आते हैं भारत, जो कि भारतीयों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि गांधी जी जिस प्रकार से अंग्रेज़ों से जीते थे दक्षिण अफ्रीका में, तो सभी लोगों को यह विश्वास था कि अब गांधी जी जब आ गए हैं और वो नेतृत्व करेंगे तो जैसे दक्षिण अफ्रीका में वे जीते हैं उसी प्रकार से हम भारतीयों को भी जिताएंगे, और जो गांधी जी ने करके भी दिखाया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? देखिए यह भी आपके लिए एक फैक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन है इसके, ए मुंबई में, बी शांति निकेतन में, सी दक्षिण अफ्रीका में, या फिर ऑप्शन डी पुणे में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ उन्होंने सेवा धर्म अपनाया था, यह चीज़ आपको याद रखनी है। और ये क्या था? तो देखिए ये गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पर जो युद्ध में घायल सैनिक आए थे उनकी सेवा करते थे गांधी जी एक अस्पताल में, और यही कहा जाता है गांधी जी का सेवा धर्म। अब देखिए यहाँ पर हम यदि इसकी बात करें तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचालक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध जो हुआ था, इसकी हम बात करेंगे आगे, उसके समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था, जो कि हमने अभी आपको बताया था। तो आपको याद रखना है गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, यानी कि सेवा करने का धर्म, निस्वार्थ सेवा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ की थी। अस्पताल में जाते थे, लोगों की सेवा किया करते थे। तो आप ऐसे ही उन्हें महात्मा नहीं कहते हैं, और ये उपाधि उन्होंने खुद को नहीं दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। राष्ट्रपिता उन्हें किसने कहा? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो जिन लोगों को आप गांधी जी का क्रिटिक मानते हैं या कहते हैं गांधी जी ने इन्हें हटा दिया देश से या इनकी वजह से वो कहीं और गए, ऐसा नहीं था। जब सुभाष चंद्र बोस INA की स्थापना करते हैं तो वो सिंगापुर रेडियो पर अपना भाषण देते हैं, और उस भाषण में उनके शब्द ये होते हैं कि आज हम अपने राष्ट्रपिता गांधी जी, महात्मा गांधी जी बापू, आपके आशीर्वाद से आज मैंने ये सेना बनाई है। तो जो चीज़ें हैं जो टीवी पर या अन्य जगह आप सुनते हैं, उससे बेहतर है कि उन्हें पढ़ा जाए और उन्हें समझा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब देखिए ये हम पहले कर चुके हैं। ऑप्शन है ए CR दास, बी दादा भाई नेरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कहानी हम आपको बताते हैं। तो जब महात्मा गांधी 1915 में लौटते हैं भारत, तो वे क्या करते हैं? सबसे पहले तो वे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के पास और उनसे मिलते हैं, अपनी डायरी पेन लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें यहाँ पॉलिटिक्स करनी है, तो बताइए कैसे की जाए, आप तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें कुछ चीज़ें बताते हैं कि गांधी, पहली चीज़ यह है याद रखना कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन मत करना, बल्कि एक ऐसी पार्टी बनाना जो तुम कहो वैसे चले, तुम पार्टी के अकॉर्डिंग ना चलो। तो ये गांधी जी ने लिख लिया। दूसरा, उन्होंने गांधी जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी कि एक काम करो, आप पूरे देश को घूमो, पदयात्रा करो देश की, और समझो कि कहाँ कहाँ लोगों की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, लोग किन किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं देश में। तो गांधी जी ने इन पर पूरा अमल किया। गांधी जी उठते हैं, सबसे पहले वे पूरा देश घूमते हैं और देश की विभिन्न समस्याओं को जानते हैं, उनसे उन्हें पता चलता है कि इन चीज़ों का क्या हल है, और फिर उसके बाद वो जाते हैं कहाँ पर? कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो गुरु की एक बात मानी, दूसरी नहीं मानी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ करी, कांग्रेस को उन्होंने सदैव अपने तरीके से चलाया। कभी कांग्रेस ने गांधी को नहीं चलाया, गांधी ने कांग्रेस को चलाया। तो ये इन्फ्लुएंसिंग पावर थी गांधी जी की।
1915 में वे जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होता है, एनी बेसेंट होती हैं, वहाँ पर बिहार के एक राजा बैठे होते हैं और कई बड़े बड़े लोग होते हैं। और गांधी जी जो है उससे पहले सूट बूट पहनते थे, लेकिन वहाँ पर लोग एकदम चौंक जाते हैं कि गांधी जी धोती में, सिर्फ एक धोती में। गांधी जी वहाँ जब सब ने भाषण दिए, बड़े बड़े भाषण दिए, गांधी जी वहाँ पर भाषण देने आते हैं और गांधी जी एकदम टफ हिंदी में अपना भाषण देते हैं। तो एनी बेसेंट को तो वो समझ में ही नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है, तो वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं। फिर जो बिहार के राजा बैठे थे उन्होंने भाषण दिया था गरीबी पर। गांधी जी उनको कहते हैं कि ये राजा यहाँ बैठे हैं, गरीबी पर भाषण दे रहे हैं और मैं इनके यहाँ होके आया हूँ, इनके यहाँ गरीबी का कारण ये खुद ही हैं और ये बता रहे हैं गरीबी कैसे जाएगी। वायसरॉय बैठे थे, उनको गांधी जी लपेटते हैं कि ये यहाँ पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि हम एजुकेशन मिलेगी, ये होगा वो होगा, जबकि हमारा बंटाधार तो इन्होंने ही किया है। वहीं से सबको पता चल जाता है कि अब इस देश में कोई अलग ही व्यक्ति आ चुका है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, बाकी इस पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे जब सब्जेक्ट की क्लासें होंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। हम सभी जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। अब देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन है ए धर्म विहीन राजनीति, बी जन कल्याण के लिए सक्रियता, सी सत्य विहीन राजनीति, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये काफ़ी आसान भी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के अनुसार यही राजनीति थी। उनका मानना था कि राजनीति जो है उससे सामाजिक उत्थान होना चाहिए और लोगों का जन कल्याण होना चाहिए। ये दो ही थॉट थे महात्मा गांधी के राजनीति को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें तो क्या कहा गया है, महात्मा गांधी राजनीति को देखिए सामाजिक उत्थान जो हमने भी बताया और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना, यानी कि हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर अपने अपने लिए खुद को गवर्न कर सके, अपने हिसाब से चीज़ें कर सके। और गांधी जी के प्रमुख क्या था, राजनीति का मतलब सामाजिक उत्थान करना और जन कल्याण करना, सिर्फ यही उनका राजनीति को लेकर के एक मत था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए नैतिकता, बी धर्म, सी मानवता, या ऑप्शन डी सत्ता। तो देखिए ये काफ़ी आसान है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सत्ता। गांधी जी के लिए कभी भी सत्ता महत्वपूर्ण नहीं रही। उनका राजनीति का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि नैतिकता हो, उसमें धर्म हो, मानवता हो, सामाजिक उत्थान हो और सभी का कल्याण हो। बस यही गांधी जी का सत्ता को या राजनीति को लेकर उनका कहना था। सत्ता में आने से या कोई भी पद पाने से उनका कोई भी मतलब नहीं था। यहाँ पर भी अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म, मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। किसकी स्थापना? राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना कौन करना चाहते थे? गांधी जी। सत्ता का कोई स्थान उनके यहाँ नहीं था। आज यदि आप देखेंगे राजनीति में तो गांधी जी के बिल्कुल विपरीत है। सिर्फ सत्ता का स्थान है। नैतिकता, धर्म, मानवता इनका कोई अब लेना देना बचा नहीं है। उन चीज़ों पर हमें ज़्यादा जाना भी नहीं है, अपने टॉपिक पर बने रहना है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? अब देखिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है यहाँ पर ए हरिलाल गांधी, बी महात्मा गांधी, सी रामदास गांधी या ऑप्शन डी मणिलाल गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। देखिए है तो काफ़ी इजी, लेकिन याद जरूर रखना है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें पूछता है जो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, इन्होंने ही दिया होगा, लेकिन वहाँ हम सोच जाते हैं कि शायद इन्होंने ना दिया हो इसलिए पूछा है घुमाने के लिए। तो कई बार एग्जाम में आपको बहुत सिंपल चीज़ें भी पूछ के कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो याद रखना है सत्याग्रह शब्द किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और कमेंट में आप बताइए कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करें तो महात्मा गांधी जी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसे सुधार कर सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द लिया था, और इसकी प्रेरणा या कहें तो कहाँ से मिली उन्हें, तो वो उनके जो भतीजे थे मगन लाल गांधी, उन्होंने सदाग्रह एक शब्द लिखा था, उससे प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने उसे बदला सत्याग्रह में, और उन्होंने सत्याग्रह शब्द का यूज़ किया। तो ये देखिए हमेशा बड़ों से ही छोटे सीखें यह भी ज़रूरी नहीं है, छोटों से भी बड़े सीखते हैं। और यही महात्मा गांधी जो हैं उनकी महानता थी कि वो हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते थे, जो भी अच्छी चीज़ होती थी, और उन्होंने शब्द दिया सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी विनोबा भावे या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो देखिए काफ़ी आसान सवाल है। सबसे पहले सत्याग्रह करते हैं आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, महात्मा गांधी। कब करते हैं? तो सबसे पहला सत्याग्रह होता है इनका 1917 चंपारण में। कहानी आपको इसकी हमने कल भी बताई थी पिछली क्लास में। क्या कहानी थी? तो 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में। गरम दल नरम दल एक होते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक होते हैं, लेकिन उन सबसे भी बड़ी एक घटना जो बहुत छोटी सी थी लेकिन उन सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसने रखा, और वो घटना थी कि राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और उन्हें चंपारण के बारे में बताते हैं कि बापू आप, गांधी जी आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक बार चंपारण भी आइए और वहाँ किसानों के हालात देखिए। तो गांधी जी जब बिहार की ओर जाते हैं तब वे चंपारण पहुँचते हैं 1917 में, और वहाँ पर वो चंपारण आंदोलन करते हैं। इसकी भी बहुत ही शानदार एक स्टोरी है, उसे भी हम सब्जेक्टिव क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है, सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना या फिर सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं? ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि जब यदि आप मेंस लिखते हैं वहाँ पर आपको ऐसे स्टेटमेंट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपको एक्स्ट्रा नंबर इन चीज़ों से मिलते हैं, और जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी देख रहा है उसको भी समझ में आता है कि इसको काफ़ी डीप नॉलेज है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में उनके द्वारा किया गया था। चंपारण के किसान जो परेशान थे उनके द्वारा यह सत्याग्रह किया गया था। जो 3 कठिया सिस्टम वहाँ पर चलता था उसका विरोध कर रहे थे किसान, और उसी के विरोध में गांधी जी उनके समर्थन में आते हैं और वहाँ पर वे अपना सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। और इसी सत्याग्रह का असर था कि अंग्रेज़ों ने जो भू राजस्व बढ़ाया था वो उन्हें वापस लेना पड़ा, उन्हें कम करना पड़ा था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? अब देखिए ये थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, डी रॉलेट सत्याग्रह। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था?
इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चंपारण जो आंदोलन था उसमें उन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह जो है वह किया था। तो थोड़ा सा बस आपको घुमा के पूछा था जिससे आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते थे, तो यह आपको याद रखना है। सबसे पहले 1917 में चंपारण आंदोलन करते हैं, 1918 में कौन सा करते हैं, अहमदाबाद मिल आंदोलन। खेड़ा 1928 में होता है और इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 1919 में उनके द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, चंपारण आंदोलन कब होता है, वर्ष 1917 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया सिस्टम जो था, तिनकठिया पद्धति, उसके विरोध में इन्होंने सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों, यहाँ पर गांधी जी के ही मित्र थे जिनकी कॉटन मिल थी, डेली उनके साथ चाय पीते थे और अगले दिन उन्हीं के मजदूरों के साथ उनके खिलाफ आंदोलन कर दिया और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा उसमें हस्तक्षेप किया और वहाँ पर 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों को जो है क्या किया था। तो देखिए खेड़ा 1918 में होता है खेड़ा आंदोलन। वहाँ पर क्या होता है कि किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, उसके बावजूद ब्रिटिश सरकार जो है वो उनसे भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू लेती है, उसमें छूट दिलवाई किसने, महात्मा गांधी ने। देखिए आगे, उसके बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट ना देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए आगे क्या है, ध्यातत्व है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। तो देखिए सबसे पहले गांधी जी के भारत में 3 आंदोलन उनके द्वारा किए गए थे। 3 आंदोलन कह सकते हैं या आप उन्हें गांधी जी के शुरुआती 3 सत्याग्रह भी कह सकते हैं। कौन कौन से थे, तो देखिए पहला था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में होता है। चंपारण आपका बिहार में है, वहाँ पर यह आंदोलन किया जाता है। फिर यदि हम बात करें तो इसके बाद 1918 में कॉटन मिल मालिकों के खिलाफ अहमदाबाद आंदोलन किया गया और फिर 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों के समर्थन में उन्होंने आंदोलन किया था। ये उनके प्रारंभिक 3 आंदोलन थे। इनमें उनकी तीनों में ही उनको विजय हासिल होती है, उनकी जो मांगें थी वे मान ली गई थी। तो यह भी आपको याद यहाँ पर रखना है। क्या होता था इसमें यदि हम बात करें तो देखिए होता क्या है कि चंपारण में जो ये तिनकठिया सिस्टम था, इसमें क्या था कि जो किसान थे उनको अपने ज़मीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया था। क्या होता था, तो देखिए 20 हिस्सों में से 3 में 3/20 में क्या करना होता था, नील की खेती उनको करनी पड़ती थी। और इससे क्या हो रहा था, ना तो वो नील बिकती थी उस समय और उनकी ज़मीन भी बंजर हो जाती थी थोड़े समय के बाद। और इसके अलावा जो क्या था, बागान मालिक थे वो लगान लेते थे और उनको कर भी देना पड़ता था किसानों को। तो किसान इससे काफ़ी परेशान थे। राजकुमार शुक्ल जाते हैं अपनी समस्या महात्मा गांधी को बताते हैं। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, गांधी जी चंपारण आते हैं और चंपारण आकर के वे इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। ब्रिटिश सरकार गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से ही जानती थी कि ये बहुत ही खिसका हुआ आदमी है, जो ठान लिया वो करके मानेगा। तो उन्हें पता था कि कोई बवाल हो, कुछ बड़ा करे, उससे पहले ही इसको बुलाओ, बातें सेटल करो और यहाँ पर इस हड़ताल को, ये जो इनका चल रहा है सत्याग्रह, इसे किसी भी प्रकार से ख़त्म करवा। अगला हमने बात करी जो अहमदाबाद में 1918 में कॉटन मिल मालिक थे, उनके खिलाफ गांधी जी आंदोलन करते हैं। अनसुईया बेन साराभाई जो हैं उनके साथ बैठती हैं और वहाँ पर आंदोलन किया जाता है। प्लेग बोनस जो है उनको दिया जाता है बढ़ा करके। फिर 1918 में ही खेड़ा में आंदोलन गांधी जी करते हैं। आगे हम इन पर और डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे सभी आंदोलनों पर कि किसमें क्या हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। ऑप्शन है ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए,
बी एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, सी हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, डी ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो देखिए ये बहुत ही एक आसान सा सवाल है। और सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध आंदोलन चलाया था। किसने? महात्मा गांधी ने। देखिए यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था, परंतु बाद में गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? तो देखिए निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह क्या है? यह एक नैतिक शक्ति है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन में भी पूछ सकता है या फिर आपसे मेंस में भी एक छोटा सा क्वेश्चन बना करके दे सकता है कि गांधी जी द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में क्या अंतर बताया गया है। तो वो आप यहाँ पर याद रखें। 2 नंबर का एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला आगे देखिए, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, यानी दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। ऐसा किसका कहना था? महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी आपके पास दिया गया है महात्मा गांधी। आगे देखते हैं सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन है चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार पूछे भी जाते हैं और इनमें हम सामान्यतः कंफ्यूज भी हो जाते हैं। महात्मा गांधी जो हैं वो देशी वस्त्रों को पहनना और विदेशी वस्त्रों को नष्ट करना, ये एक आत्मसम्मान के साथ उसे जोड़कर देखते थे और इसलिए उनका कहना था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, ऑप्शन है ए नौ परिवहन केंद्र समझता था, बी औद्योगिक केंद्र समझता था, सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, या फिर ऑप्शन डी खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन क्या था? भारत को निर्मित वस्तुओं का एक बहुत बड़ा व्यापार समझता था, क्योंकि यहाँ पर उनके जो कपड़े थे खास करके वो बहुत ज़्यादा खरीदे जाते थे, लोगों ने उन्हें पहनना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब गांधी जी ने उनका बहिष्कार प्रारंभ करवाया तो यह काफ़ी प्रभावी हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों को यहाँ पर देखिए एक सिंबॉलिक विरोध तो उनका हुआ ही हुआ कि हम आपकी चीज़ें नहीं पहनेंगे, आपकी चीज़ें आप हम पर नहीं थोप सकते। उसके अलावा दूसरा आर्थिक हानि भी उन्हें काफ़ी हुई, उनका बाजार काफ़ी पिटने लगा अंग्रेज़ों का। तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने किए हैं। कालक्रमानुसार चीज़ों को जमाना, इसलिए हम आपको जो भी घटनाएं होती हैं उनका वर्ष, उनका जो ईयर है वो ज़रूर बताते हैं। देखिए क्या क्या घटनाएं दी गई हैं। पहली चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा और चौथा असहयोग आंदोलन। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए 2 4 3 1, बी 1 2 3 4, सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ लिया गया है। अब देखिए पहला दे रखा है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब होता है? यह होता है आपका 1917 में। फिर आपके पास है अहमदाबाद मिल हड़ताल, यह होती है 1918 में। फिर अगला है खेड़ा किसान आंदोलन, तो यह भी 1918 में। फिर है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन हम जानते हैं 1920 में प्रारंभ हुआ और 22 तक यह चला। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा दोनों एक ही समय में हैं, कैसे करें? तो सभी को पता है अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले होती है और उसके बाद में खेड़ा आंदोलन होता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल पूरी हो जाती है, उसके बाद गांधी जी खेड़ा आंदोलन की ओर जाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर पर चंपारण आएगा, 2 नंबर पर अहमदाबाद मिल हड़ताल, 3 पर खेड़ा और 4 पर असहयोग आंदोलन। तो 1, 2, 3, 4 ही इसका सही कूट बनता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। तो आपको इनके जो वर्ष हैं, ईयर जो है इन घटनाओं का, वो भी याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। देखिए क्या क्या घटना है। पहली है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया गया है खेड़ा किसान आंदोलन, और चौथा अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो देखिए इन्हें अब हम जमाते हैं इनके कालानुक्रम में। तो पहला है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, तभी महात्मा गांधी जी ने यह सत्याग्रह किया 1919 में। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तो यह उनका पहला सत्याग्रह था, 1917 में किया गया। फिर देखिए आगे चलते हैं, अगला क्या दिया गया है। अगला दिया गया है खेड़ा किसान आंदोलन, यह 1918 में, और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। और पहले कौन सा होता है, पहले होता है अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह है वह अंतिम यानी चौथे नंबर पर, चंपारण सत्याग्रह 1 नंबर पर। फिर आगे देखते हैं तो देखिए खेड़ा किसान आंदोलन आपका किस पर, तो यह आएगा 3 पर, और अहमदाबाद किसान आंदोलन 2 नंबर पर। तो देखिए कूट हैं ए 2, 4, 3, 1, बी 1, 2, 3, 4, सी 2, 1, 4, 3, या फिर ऑप्शन डी 3, 2, 4, 1। तो यहाँ पर आपके पास सही उत्तर क्या था, सही उत्तर है आपके पास 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण और डी वैयक्तिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण। कहाँ, बिहार, कब, 1917 में। अब देखिए इसकी कहानी हम जानते हैं। तो देखिए चंपारण में क्या था, 3 कठिया सिस्टम था। जो किसान था उसको 3/20 भूभाग पर नील की खेती के लिए फोर्स किया गया था, और जो जिस ज़मीन पर एक बार नील की खेती हो गई, बाद में वो एक तो काम की नहीं रहती थी, और अंग्रेज उस हिस्से का अलग से और ज़्यादा भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू मांगते थे। होता क्या है, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब जर्मनी आर्टिफिशियल कलर्स की डिस्कवरी कर लेता है तो जो इंडिगो है यानी नील है उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अब ज़बरदस्ती इन किसानों से इंडिगो ग्रो करवाया जाने लगा। तो ये कुछ कांग्रेस के जो वहाँ के जो लोकल कांग्रेस थी वहाँ के कुछ नेता जाते हैं और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं। कौन कौन से नेता थे, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि एक तो आपके राजकुमार शुक्ल थे, उनके साथ कुछ और भी नेताओं का नाम याद रखना है, जैसे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनके साथ गांधी जी चंपारण जाते हैं। होता क्या है, जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो उनको पूरी बात बताई जाती है कि ऐसा ऐसा है, तो गांधी जी इसके खिलाफ में सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। DM आता है, DM वहाँ पर एक नील कमीशन, नील आयोग बनाता है, और गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया जाता है। फाइनली ये तय होता है कि जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है जिस ज़मीन पर इंडिगो या नील की खेती की जा रही है वो ऑप्शनल है, किसान देना चाहे तो दे अन्यथा ना दे। और जो ओवरऑल लैंड जो ये आपने कलेक्ट किया है, ओवरऑल जितना भी पैसा लैंड रेवेन्यू का लिया है उसका 25% आप किसानों को वापस कर देंगे। ये महात्मा गांधी की इसमें एक प्रकार से जीत होती है। जीत इसलिए है, देखिए पूर्ण रूप से तो मांगनी गई कि आप इसे पूर्णतः समाप्त कीजिए, लेकिन जीत इसलिए है कि पहली बार ऐसा हो रहा था, जो अंग्रेज कल तक हमारी को सुनते नहीं थे वो पहली बार पूरा नहीं तो थोड़ा तो हमारे आगे झुके कि हाँ चलो हम आपकी ये बात मानते हैं। और जब ये खबर फैलती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी किसके बारे में,
चंपारण आंदोलन के बारे में। बाकी जब हम क्लास करेंगे सब्जेक्ट की तब इसको अच्छे से लिखेंगे, फैक्ट्स को लिखेंगे, सारी चीज़ें हम वहाँ पर अच्छे से करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल, ये कांग्रेस के नेता भी थे, इन्होंने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिक, यानी जो अंग्रेज बागान मालिक थे, उन्होंने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग 3/20th पार्ट ऑफ लैंड पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे क्या कहते थे, 3 कठिया सिस्टम कहा जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैरकानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी से चंपारण सत्याग्रह का आग्रह किया और उसकी पूरी कहानी हमने आपको अभी बताई ही थी। इस प्रकार से पहला आंदोलन होता है गांधी जी का चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? पहला कथन है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्रारंभ की थी। देखिए ये वे कथन हैं जो शुरुआत में हमने देखे थे, तो इसलिए आपसे कहा था कि कई बार ऐसी चीज़ें कथन में पूछ ली जाती हैं और वहाँ आपको पता ही नहीं होता तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। दूसरा कथन है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तीसरा है, उन्होंने विधि का अध्ययन दी इनर टेम्पल लंदन में किया था। और चौथा है, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट हैं ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, बी 1, 2 और 3 सही है, सी 1, 3 और 4 सही है, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही है। अब देखिए कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। बिल्कुल सही कथन है, शुरुआत में ही हमने पहले क्वेश्चन में किया, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में। दूसरा कथन है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ, यह भी सही है। तीसरा है, उन्होंने विधि यानी लॉ की एजुकेशन उन्होंने दी इनर टेम्पल लंदन में किया, तो यह भी सही है, लंदन यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। चौथा, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, यह भी कथन सही है। बहुत ही शानदार पुस्तक है रस्किन की अनटू दिस लास्ट, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपके चारों ही कथन सही हैं। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन यहाँ पर आपके सही है। तो यह आपको याद रखना है। ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे और गांधी जी के बारे में और चीज़ें हैं जो इनके प्रारंभिक आंदोलन हैं उनको अच्छे से जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर इन क्लासेस को अच्छे से कवर करें।